को या किसी भी एनिमल्स को सुरक्षित करना का मतलब है कंजर्वेशन। समझ में आ गई बात? तो कंजर्वेशन में क्यों करते हैं कंजर्वेशन या किस लिए करते हैं, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है भिन्न भिन्न चीजें होना, ठीक है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी का मतलब है द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट होना और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मिलना। क्या बताया मैंने? ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होना और डिफरेंट जगह पर मिलना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। यानी इतने छोटे से बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल तक बड़े बड़े जीव। अगर वॉल्फिया के पौधे की बात करें तो वॉल्फिया का पौधा एमएम में होता है, इसमें होता है। और सबसे बड़ा पौधा रेड सिकुआ इतना बड़ा है कि उसके नीचे से 2 रोड निकल जाती है, उसके बीच में से पुल बना के रोड निकाली गई है। समझ में आ गई बात? तो इतनी जो डाइवर्सिटी है दुनिया में वो क्यों है और उसे क्यों कंजर्व करना चाहिए, ये इस चैप्टर में बात करते हैं। अब बात करेंगे किस चीज की कितनी स्पेशीज हैं इस दुनिया में। हायर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो हायर प्लांट्स की इस दुनिया में 2,70,000 स्पेशीज है। कितनी है? ये स्पेशीज है, नंबर नहीं है। क्या है ये? स्पेशीज का मतलब होता है इतनी तरह की जाति। जैसे चिड़िया है तो चिड़िया 1 काउंट होगी, तोता है 1 काउंट होगा। इस तरह से काउंट हो के 2,70,000 स्पेशीज किसकी हैं? प्लांट्स की हैं। अगली बात समझ में? अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं, कीड़े मकोड़ों की, तो जो रिकॉर्डेड है 10,25,000। कितने कीड़े की स्पेशीज है दुनिया में? 10,25,000। इंपॉर्टेंट बता रहे हैं खाली, ठीक है। वैसे तो सबकी आपको याद करनी पड़ेगी। मैमल्स की अगर बात करें, मैमल समझते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। 4,650 स्पीशीज मैमल्स की भी है बेटा। ये बात समझ में आ गई? हायर प्लांट की कितनी है? हायर प्लांट की 2,70,000। इंसेक्ट की कितनी है? 10,25,000। और मैमल्स की कितनी है? 4,650। रेप्टाइल की भी बता दे रहे हैं। रेप्टाइल्स की जातियां हैं, जो रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, 7,500। कितनी है? 7,500। अगली बात समझो, तो ये तो स्पेशीज है, ठीक है, इस पर बात नहीं करना। कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम समझेंगे। जैसा पहला टर्म है एक्सटिंक्ट स्पेशीज। ऐसी स्पेशीज जो अब दुनिया में हमारे साथ नहीं है, ठीक है। अल्लाह की प्रयोगशाला, भगवान की प्रयोगशाला चलती रहती है, कुछ नई स्पेशीज बनती रहती हैं, पुरानी मिटती रहती है। तो जो स्पेशीज आज हमारे साथ नहीं है हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट कहते हैं। और जिनके दोबारा से चांस भी नहीं है आने के, उन सारी स्पेशीज को हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट स्पेशीज। आपकी नजर में कौन एक्सटिंक्ट है? डायनासोर एक्सटिंक्ट है आपकी नजर में, ठीक है। आपकी नजर में व्हाइट चीतल जो है एक्सटिंक्ट है, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट भी लगभग एक्सटिंक्ट ही है। राइनोसोरस है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे लिविंग्स हैं जो अब जो है क्या हो गए, उसको खत्म कर दिया, ठीक है बेटा। इसके बाद एक नया टर्म आएगा डिफॉरेस्टेशन। किसी जंगल को काटकर, किसी जंगल को
काट कर वहां पर एक नया जंगल बसा देना, या एक जो हैगा जंगल वहां पर फसल लगा देना, यानी खेती को हटा के, उसको पेड़ों को हटा के वहां पर क्या कर लेना, फसल के लिए तैयार कर लेना, या सिंपल से टर्म में आप ये मान लीजिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन के 3 बड़े कॉज थे इंडिया में। सबसे बड़ा कॉज था इंडिया में डिफॉरेस्टेशन का ट्रेन के लिए पटरी डालना, क्योंकि ट्रेन की पटरी डालने के लिए लट्ठे की जरूरत होती है, लकड़ी की, और उस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जंगलों को उजाड़ दिया गया। सबसे पहला रीजन था। दूसरा रीजन था चाय के लिए, चाय की बागवानी करने के लिए अंग्रेजों ने जंगलों को खत्म किया और वहां पे जमीन तैयार करके वहां पर जो है क्या बो दिए, चाय बो दी। समझ में आ गई बात? ये दूसरा रीजन था। तीसरा, आज इंसान अपने ग्रीड के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? अपने ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए। ग्रीड का मतलब समझते हो? लालच के लिए। ठीक है, आपके घर पर 2 बेड हैं, आपके सफिशिएंट है सोने के लिए, आपको लगने लगे हम तो अलग अलग सोएंगे एक बेड पर, तो ये नीड नहीं है, ये ग्रीड है। ये क्या है? तो नेचर किसको पे करती है? नीड को। ग्रीड को पे नहीं करती नेचर। नेचर के पास जरूरत के लिए हमेशा रहेगा जितनी आपकी जरूरत रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा लालच के लिए उसके पास कुछ नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको बढ़िया से? ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है डेजर्टिफिकेशन। बेटा डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी फर्टाइल लैंड को रेगिस्तान में बदल देना। क्या बताया मैंने? फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। ये बात समझ में आ गई? फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट, यानी किसी भी अच्छी जमीन को वहां से हटाकर क्या कर देना, वहां से हटाकर उस भूमि को रेतीली बना देना, बंजर बना देना, क्या कहलाता है? डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। आ गई बात समझ में? एक और बात करते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। ऐसी जातियां, ऐसी स्पीशीज जो कहीं बाहर से आई और यहां आके रह गई। फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस आप सबने देखा है, जिसे आप लिप्टिस कहते हैं, उसका सही नाम यूकेलिप्टस है। ठीक है, यूकेलिप्टस बाहर से लाया गया था। कहां से लाया गया था? इंडिया से। आज इसे हम नेचर का आतंकवादी कहते हैं, टेररिस्ट ऑफ नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप सबको। इसे टेररिस्ट ऑफ नेचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस खेत में ये लगा दिया जाता है, जिस फील्ड पर ये लगा दिया जाता है, वहां की फसल से कंपटीशन करता है ये ऑक्सीजन के लिए। क्या करता है? ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन करता है, और वहां की जो ऑक्सीजन होती है उसे खुद ले लेता है। तो पेड़ों को जो फसल बोई है वो खराब हो जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन उस मात्रा में नहीं मिलती है। समझ में आ रही बात बढ़िया से सबको? तो ये एक तरह से कैसी स्पीशीज है? एक्सोटिक स्पीशीज। समझ में आ गया? एक्सोटिक स्पीशीज आप वाटर हियासिंथ को भी कह सकते हैं। वाटर हियासिंथ देखिए किसी ने? वाटर हियासिंथ होती है जलकुंभी। कभी आपने देखा होगा तालाब के अंदर वॉयलेट कलर के फूल लगे हुए चिकने चिकने पत्तों के पौधे होते हैं, तालाब के ऊपर तैर रहे होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। इनको वाटर हियासिंथ या जलकुंथीज कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गई? ये टेरर ऑफ बंगाल कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी बंगाल का आतंक। अब बंगाल का आतंक क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये पानी में पैदा होता है और ये क्या करता है, वहां की मछलियों के साथ
कंपटीशन करता है ऑक्सीजन के लिए, तो ये सारी घुली हुई ऑक्सीजन खुद ले लेता है। अरे ये बात समझ में। और जो घुली ऑक्सीजन जब ये खुद ले लेगा तो उन्हें क्या बचेगी? मछलियों को मिलेगी नहीं। मछली क्या करेंगी? मर जाएंगी। जब मर जाएंगे तो बंगाल के लोग भूखे मर जाएंगे। समझ रहे? इसीलिए से टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर? तो ये एक्सोटिक स्पीशीज होती है। जो स्पीशीज कहीं से बाहर से आई हैं उनको कहते हैं। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रेड डाटा बुक। पहली बात तो आप सबके लिए बता दूं, इसका कोई पेज लाल नहीं होता। नीट में पूछा था एक क्वेश्चन, द कलर ऑफ द रेड डाटा बुक इज। बहुत से बच्चों ने दिमाग लगा के कि रेड नाम है तो लाल इसका पेज वेज होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका नाम है रेड डाटा बुक। अब ये क्या छापती है, क्या लिखती है और इसे कौन लिखता है? इसके पेज तो नॉर्मल पेज होते हैं। इस पे ब्लॉक बना के दिखा रहे हैं, यहां समझ लीजिए। इसको छापता है IUCN। कौन छापता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। कौन छापता है इसको? यूनियन ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, IUCN इसको छापता है। ठीक है, इसके दो अंग हैं। इसमें वो चार चीजें लिखता है, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एंडेमिक, वल्नरेबल, हॉटस्पॉट। देखो ध्यान से क्या क्या लिखता है रेड डाटा? एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एंडेमिक, वल्नरेबल, हॉटस्पॉट। ये हर साल अपना डाटा देता है, दोनों चीज के लिए देता है। दो टर्म आते हैं, एमयू ने कई बार पूछा है, JMI में भी था। एक टर्म होता है फ्लोरा, क्या टर्म होता है? और एक टर्म होता है फौना। फ्लोरा का मतलब उस क्षेत्र के सारे प्लांट, फौना का मतलब उस क्षेत्र के सारे हैं। आगे बात सुनो। तो रेड डाटा बुक फ्लोरा तथा फौना दोनों को इंक्लूड करता है। प्लांट्स को भी लिखता है, एनिमल्स को भी लिखता है। समझ में आ गई? हर साल डाटा आता है इसका। अब एंडेंजर्ड का मतलब ये हैगा कि खतरे में है एक्सटिंक्ट होने के, यानी टू बी एक्सटिंक्ट। समझ में आ गई? यानी ये क्या है? खतरे में है। जैसे अभी खतरे में कौन है एंडेंजर्ड के? चीता खतरे में है और पैरट खतरे में है बेटा, तोता। ठीक है, ये खतरे में है। एक्सटिंक्ट जो हो गए, अब नहीं है हमारे साथ। एंडेमिक जो खतरे में भी है और जिनकी संख्या भी बहुत कम है। भाई बात समझ में? या ऐसे भी कह सकते हैं टू बी एंडेंजर्ड, एंडेमिक, टू बी एंडेंजर्ड, यानी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। समझ में आ गई? वल्नरेबल जो खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। समझ में आ गई बात? यानी खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन संख्या बहुत कम है, अगर नहीं मिले तो खत्म हो जाएगा। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर होता है, क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये केवल इंडिया में ही मिलता है, तो अब इसको क्या करेंगे? ये कैसी हो गई? वल्नरेबल। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मोबाइल वाला नहीं, दूसरा हॉटस्पॉट है। इस हॉटस्पॉट का मतलब होता है दुनिया में ऐसी जगहें जहां पर जानवर बहुत संख्या में हैं या स्पीशीज बहुत संख्या में हैं। तो साइंटिस्टों ने टोटल 13 हॉटस्पॉट बताए हैं पूरी दुनिया में। कितने बताए?
13 हॉटस्पॉट, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट इंडिया में हैं। समझ में आ गई? वेस्टर्न घाट, हिमालय और श्रीलंका। ये 3 घाट इंडिया में है, बाकी जो वो है 10 हॉटस्पॉट है वो इंडिया से बाहर है। तो ये आ गई हॉटस्पॉट की बात, समझ गए बढ़िया से? कोई समस्या है? ठीक। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब है जो आपकी ऐसी स्पीशीज जो अभी एंडेंजर्ड है। मैं आपको बता रहा हूं, वाइल्ड एस, जंगली गधे, एंडेमिक। ठीक है। पौधों की बात अगर मैं करूं तो एंडेमिक है राउल्फिया सर्पेंटाइना, लड़की जैसा नाम है इसका, हिंदी में कहते हैं इसे अश्वगंधा। क्या कहते हैं? राउल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, नोट करिए। सिचुएशन, इन सिटू का मतलब है इन सिचुएशन, यानी एक्स सिटू का मतलब एक्सटर्नल सिचुएशन। समझ में आ गई बात? एक्सटर्नल सिचुएशन का मतलब यानी आप एनिमल को उठा के किसी बाहर जगह पे ले जाते हैं, सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। आप मान लीजिए अपने घर में रह रहे हैं और आपको खतरा है जान को, तो क्या करेगा? आपको उठा के किसी सेफ जगह पे ले जाएंगे, तो ये कह रहा है एक्सटर्नल सिचुएशन, एक्सटर्नल। और आपको वहीं पर ही सुरक्षित कर दिया जाए किसी तरीके से, पुलिस की कस्टडी लगा दी जाए, कार लगा दी जाए, तो इन सिटू हो जाए। समझ में आ गया कंजर्वेशन दोनों? कुछ हाँ, इंटरनल सिचुएशन, एक्सटर्नल सिचुएशन। ठीक है, कुछ पार्क बता रहे हैं, उनका शहर बता रहे हैं, और वो कहाँ पे कौन सा जानवर मिलता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इधर पार्क नेम बता रहे हैं, सिटी या स्टेट बता रहे हैं, यहाँ पे किस स्टेट में मिलेगा वो, और किस एनिमल के लिए फेमस है। सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, सारे नहीं। ठीक है, एक पार्क है जिसको हम कहते हैं कान्हा नेशनल पार्क। क्या कहते हैं हम? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, एमपी में। कहां पर है? एमपी में है। किस एनिमल के लिए फेमस है? कान्हा टाइगर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? टाइगर के। ठीक है, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, कान्हा टाइगर एमपी में मिलता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट जिसे कहते हैं आप, जिम कॉर्बेट जो है रामनगर उत्तराखंड में है आपका। कहां पर है? रामनगर उत्तराखंड, यानी यूके। ठीक है, और ये भी टाइगर के लिए ही फेमस है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है गिर। गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात में है। जूनागढ़ गुजरात। ठीक है बेटा, और जूनागढ़ गुजरात में किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन या लायन। ठीक है, गिर किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन। ठीक है, एक और है जो इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर। बांदीपुर, बांदीपुर जो है आपका कर्नाटका में है। कहां पर है? कर्नाटका। ठीक है, और ये फेमस है बांदीपुर वाला एलिफेंट के लिए। किसके लिए? एलिफेंट के लिए। उसके बाद सिंपली पॉल है। सिंपली पॉल है, सिंपली पॉल है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में है ये। ठीक है, और सिंपली पॉल जो फेमस है ये लीपर्ड के लिए है, तेंदुए के लिए। ठीक है, लास्ट एक और इंपॉर्टेंट है काजीरंगा। काजीरंगा जो है आसाम में है, और
आसाम में है, और ये रीनोसिरस के लिए है। ठीक है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ये तो है आपके पार्क, ठीक है। अभी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बताएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब होता है जहां पर उनका ज्यादा मिलने की संभावना है और हमने उनको वहीं पर ही सुरक्षित कर दिया। ठीक है, इसमें भी कुछ है। मानस आसाम में है, ठीक है, और मानस फेमस है एलिफेंट के लिए। उसके बाद पेरियार केरला में है, ठीक है, फेमस है एलिफेंट के लिए। देखो, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में वो केवल एक ही जानवर होगा। मतलब ये होता है कि वो मेन होता है, बाकी और जानवर उसके साथ में होते हैं। ठीक है, सरिस्का, ठीक है, सरिस्का जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है बेटा, और ये भी टाइगर के लिए फेमस है। नोट कर लीजिए।